जिनका 2-3 अटैम्प्ट में 4 अटैम्प्ट में नहीं हुआ है, तो मैं उनसे एक ही बात कहूँगा जिनका नहीं हुआ कि कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर ससद मरुस्थल से जल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर भूमि से फल निकलेगा। जो है थमा थमा कोशिश कर वह चल निकलेगा। तो जिनका मैथ अच्छा है उनके लिए पहले मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि अगर आपका मैथ अच्छा है तो आपके 5 क्वेश्चन डाटा इंटरप्रिटेशन के हो जा रहे हैं, 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग और मैथ की वजह से मेरा पहली बार में नेट हुआ और JRF नहीं हो पाया। और नेट भी होना एक अपने आप में बड़ी बात थी मेरे लिए। तो क्या ऐसा करें लड़के जिनका कुछ भी नहीं हो पा रहा है 1-2 बार में उनका नेट हो जाए, तो दोनों के लिए एक अलग अलग स्ट्रेटजी है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और आपके लिए मैंने बहुत सारे वीडियो बना करके दिखाए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हमसे ये कहते हैं कि भैया आप UGC नेट JRF वाले स्टूडेंट के साथ भी वीडियो बनाया करो ताकि हमारी भी कुछ मदद हो जाए। जो लोग सेलेक्ट होते हैं अगर वो हमें थोड़ा सा भी गाइड कर देंगे तो कहीं ना कहीं हम भी सिलेक्ट हो जाएंगे। आज की हमारी वीडियो में ख़ास मेहमान हैं कौशल पांडे जी। इन्होंने फर्स्ट टाइम में नेट क्वालिफाई किया और सेकंड टाइम में JRF क्वालिफाई किया। तो पांडे जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा आप कहाँ से हैं और ग्रेजुएशन वगैरह आपका कहाँ से हुआ? मेरा नाम कौशल कुमार पांडे है। मैं गोंडा डिस्ट्रिक्ट के बेतपुर माफी गांव का रहने वाला हूँ और मेरा ग्रेजुएशन हुआ था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से और पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा हुआ दिल्ली विश्वविद्यालय से और अभी मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में ही PhD यानी शोध कर रहा हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा क्या कोचिंग लेना ज़रूरी है नेट के लिए और JRF के लिए? क्योंकि आजकल ट्रेंड ये चल रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट को ये लगता है कि कोचिंग ज्वाइन करेंगे तो ही हम कर पाएंगे। क्या आपने ज्वाइन किया था? जी नहीं, मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोचिंग लें, क्योंकि अब तो ऐसे संसाधन हैं कि आप घर बैठे आराम से तैयारी कर सकते हैं। मैं आपसे एक सवाल और जानना चाहूँगा क्योंकि मैं खुद बहुत सारे स्टूडेंट से मिलता हूँ। एक तो वो स्टूडेंट होते हैं जो पहली बार ही एग्ज़ाम दे रहे हैं और एक वो होते हैं जो कई बार दे चुके हैं और बार बार असफल हो रहे हैं और डीमोटिवेट भी होने लगते हैं। आप उन स्टूडेंट को क्या कहना चाहेंगे जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं और जो कई बार दे चुके हैं, नहीं हो रहा है, डीमोटिवेट हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न ये पूछा है और ये अगर देखा जाए तो बहुत प्रासंगिक है, क्योंकि कुछ विद्यार्थी अभी आए हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में देना चाह रहे हैं और कुछ विद्यार्थी जो 1-2 अटेम्प्ट दे चुके हैं। मेरे ऐसे कई साथी भी हैं जिनका 2-3 अटेम्प्ट में 4 अटेम्प्ट में नहीं हुआ है। तो मैं उनसे एक ही बात कहूँगा जिनका नहीं हुआ कि कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर ससद मरुस्थल से जल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर भूमि से फल निकलेगा। जो है थमा थमा कोशिश कर वह चल निकलेगा। और अगर बात आप कर रहे हैं कि पहली बार जो विद्यार्थी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या दूसरी बार जो हिंदी साहित्य से JRF के लिए एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, दोनों के लिए एक अलग अलग स्ट्रेटजी बनाना पड़ता है। और जैसा कि आपने बताया कि पहली बार में मेरा नेट हुआ था, तो क्या कमियां रहीं जिसकी वजह से मेरा पहली बार में नेट हुआ और JRF नहीं हो पाया। और नेट भी होना एक अपने आप में बड़ी बात थी मेरे लिए। तो क्या ऐसा करें लड़के जिनका कुछ भी नहीं हो पा रहा है 1-2 बार में उनका नेट हो जाए, तो दोनों के लिए एक अलग अलग स्ट्रेटजी है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा जिनका जो फ्रेशर्स स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनमें कुछ चीज़ों पर सबसे पहले एक फोर्स देना होगा, वो है सिलेबस। आपको सबसे पहले सारे सिलेबस को एक बार कवर करना है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। और सारे सिलेबस को अगर आप कवर कर रहे हैं जिसमें हिंदी साहित्य के इतिहास से लेकर के सारे यूनिट इंक्लूड। अब ये भी डिपेंड करता है कि आपका फर्स्ट पेपर में मैथ कैसा। अगर आपका मैथ अच्छा है तो नो डाउट आप अदर उस पर काम कर लें, जैसे हायर एजुकेशन हुआ, इन्वायरमेंट हुआ, ऐसे सारे सेगमेंट हैं जिस पर अगर थोड़ा थोड़ा काम कर लेते हैं तो आपका JRF फर्स्ट अटैम्प्ट में ही निकल सकता है। और कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका सेकंड अटैम्प्ट में या थर्ड अटैम्प्ट में भी नहीं हुआ है, उनको क्या करना होगा, इसके बारे में और विस्तार से हम लोग चर्चा करते हैं। लेकिन बस इतना ही चीज़ सेकंड अटैम्प्ट वाले विद्यार्थियों को कहूँगा कि आप हर यूनिट को बनाइए और आप हिंदी साहित्य का इतिहास अब छोड़ दीजिए पढ़ना। ये विद्यार्थी करते क्या हैं, गलती इसमें ये हो जाती है, मैं अपने कई दोस्तों को देखा हूँ जिनका 2 अटैम्प्ट में JRF नहीं हुआ है, तीसरे अटैम्प्ट में भी खोल करके वो हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास रटने लगते हैं।
जबकि अब आपको इतिहास नहीं रटना है। आगे जब मैं बुक रेफरेंसेस दूंगा कि किस तरीके से करना है, तो फिर आगे मैं ये बताता हूँ कि किस प्रकार से इनको सेकेंड अटैम्प्ट को वालों को तैयारी करनी है। पांडे जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल होता है कि पेपर फर्स्ट की हम तैयारी कैसे करें, किन किन पुस्तकों का हम सहारा लें, क्योंकि मार्केट में क्या है, जब हम बाहर निकलते हैं तो पूरी भरी पड़ी है, समझ ही नहीं पाते क्या छोड़ें और क्या पढ़ें। ये भी सही आपका सवाल है, क्या छोड़ें क्या पढ़ें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हिंदी साहित्य के इतिहास के विद्यार्थियों के लिए ये एक रामबाण स्ट्रेटजी है कि क्या छोड़ें क्या पढ़ें। अगर आप फर्स्ट पेपर की आपने बात की, जिस प्रकार से फर्स्ट पेपर में भी दो प्रकार के विद्यार्थी आते हैं, एक जिनका मैथ अच्छा है और एक जिनका मैथ अच्छा नहीं। तो जिनका मैथ अच्छा है उनके लिए पहले मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि अगर आपका मैथ अच्छा है तो आपके 5 क्वेश्चन डाटा इंटरप्रिटेशन के हो जा रहे हैं, 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग और मैथमेटिक्स के हो जा रहे हैं, और 5 क्वेश्चन आपके सीधे सीधे अपठित गद्यांश। तो 15 क्वेश्चन तो आपके सीधे सीधे हो गए। बाकी जो यूनिट हैं, अगर आपने हायर एजुकेशन थोड़ा अच्छे से तैयार कर लिया, 5 में से 4 क्वेश्चन ही सही कर दिए, आपने इन्वायरमेंट अच्छे से तैयार कर लिया, आपने 5 में से 3 क्वेश्चन मार दिए, तो ऐसे से करके आप 28, 29, 30 क्वेश्चन तक पहुंच जा रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत बेटर कहा जाए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल उनके लिए उठता है जिनका मैथ अच्छा नहीं, फर्स्ट पेपर कैसे क्वालिफाई करें। बहुत एक सटीक स्ट्रेटजी बताता हूँ। इसमें आपको करना क्या है, आप ये मान के चलिए कि 50 क्वेश्चन में आपके 5 क्वेश्चन डाटा इंटरप्रिटेशन के, 3 क्वेश्चन मैथ के, 8 क्वेश्चन आपको नहीं आते। अब आपको लड़ाई कितने में लड़नी है, 42 क्वेश्चन, 42 क्वेश्चन में। 42 क्वेश्चंस में करना क्या है, सबसे पहले आपको यूनिट बांटनी। यूनिट बांटने में 2 तरीके का यूनिट आपको अलग अलग करना है। पहले में करना है फैक्चुअल क्वेश्चन और दूसरे में करना है जो कि इंटेलेक्चुअल, बस वैसे बुद्धिमत्ता से आंसर देना है। जिसमें अब कौन कौन से फैक्चुअल हैं, अगर फैक्चुअल की हम बात करें तो पहले नंबर पर आ जाता है हायर एजुकेशन, जिसमें जैसे मुदालियर आयोग की चर्चा कर ले, या सैडलर आयोग की चर्चा कर ले, या राधा कृष्णन आयोग। उच्च शिक्षा में ऐसे बहुत सारी चीज़ें अगर देखा जाए, स्वयं वगैरह पर टॉपिक पर बात होगी, तो ये सीधे सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन कि सैडलर आयोग मान लें 1917 में, ठीक है, तो ये सैडलर आयोग की सीधे सीधे चर्चा यहाँ पर 1917 आप लगा देंगे, आपको ये कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हमने सही कर दिया। अब इसके बाद कर लेते हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में भी अगर आपसे पूछ लिया कि यूरिया का फार्मूला बता दीजिए, तो अगर आप जानते हैं तो सीधे सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन होंगे, जिस पर आपको 5 नंबर आपके फिक्स होने ही वाले। तीसरे नंबर पर बात कर लें आईसीटी, तो 15 क्वेश्चन इधर सीधे 3 यूनिट के लिए और 5 क्वेश्चन आपके अपठित गद्यांश के। तो जो लड़के केवल 15 और 16 क्वेश्चन ही मार पा रहे हैं फर्स्ट पेपर में, 20 क्वेश्चन तो सीधे आपके पास रखे हुए हैं। 20 क्वेश्चन में से अगर आप इन 4 यूनिट पे आपने काम कर लिया तो आपके 20 क्वेश्चन होंगे। अब अगला बताता हूँ, एक यूनिट और है जिस पर जो स्कोरिंग है, जिसमें अगर बात करें इंडियन लॉजिक या लॉजिकल रीजनिंग कहा जाए, तो इसमें क्या है, जैसे AEI-OU का एक वर्ग बनता है, ये वर्ग का एक क्वेश्चन फिक्स है आना, इस पे हम काम कर लें। अगर देखा जाए कुमार भरत सर की कुछ वीडियोस इंडियन लॉजिक पर, काफ़ी अच्छा उन्होंने पढ़ाया है, अगर आप देखेंगे तो इस पर भी पा जाएंगे। एक कोचिंग है, अगर मतलब मैं उनका इस समय नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन अगर आप डालेंगे जैसे पर्टिकुलर एक इंडियन लॉजिक के लिए, ठीक है, कि ये हम कैसे करें, ठीक है, इंडियन लॉजिक केवल डालेंगे तो आपको पूरा का पूरा वो क्वेश्चंस करवाते हुए एक मैडम मिल जाएंगी। वो मैडम पूरा इंडियन लॉजिक या लॉजिकल रीजनिंग, अगर ये कहें कि पूरा लॉजिकल रीजनिंग वो करवाएंगी। और उसमें ख़ास बात क्या है, जो मैंने पेपर का एनालिसिस किया प्रीवियस ईयर पेपर का, बहुत डीपली मैं बता रहा हूँ, जो पूरे प्रीवियस ईयर पेपर में मैंने देखा कि एक उदाहरण देता है, जो फालसी के होते हैं, फालसी के क्वेश्चंस होते हैं, जो लड़के अक्सर नहीं कर पाते, वो फालसी के क्वेश्चन फिक्स होते हैं कि आकाश में कमल है तो ये कमल, अब इसमें कौन सा तर्क दोष है, तो इसके क्वेश्चन फिक्स हैं कि असाधारण तर्क दोष है या मतलब आश्रय आश्रित तर्क दोष है। तो ये क्वेश्चन बस उसके एग्जाम्पल हमको रट लेने। तो ये आपके 5 यूनिट ऐसे हो गए जो फैक्चुअल हो गए, तो 25 नंबर आपके सीधे हो गए।
अब इसके बाद बचते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड, इसके बाद बचता है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो इन दोनों से अगर आपने ठीक ठाक पढ़ाई की है और आपका अगर IQ अच्छा है तो आप 5 में से 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ऐसे मान लें। तो हमें लगता है कि जिनको मैथ नहीं आता वो भी अगर स्मार्ट स्ट्रेटजी से तैयारी करें तो हमें लगता है 30-35 क्वेश्चन आराम से पहुंच सकते हैं और ये अच्छा स्कोर कहा जाएगा और आपको JRF दिलवाने के लिए बहुत कारगर है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि साथ के साथ सेकंड पेपर के लिए भी ऐसे ही सवाल होते हैं कि सेकंड पेपर कैसे क्वालिफाई करें और उसमें भी हम कौन सी पुस्तकों का सहारा लें, ऐसी ही समस्या उसमें भी रहती है। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने JRF भी क्वालिफाई किया है और आपने नेट भी किया था, और जो नए स्टूडेंट हैं कहीं ना कहीं वो यही चाहते हैं कि हमारे सीनियर हमें गाइड करें ताकि हमें कोचिंग्स में मोटा पैसा ना देना पड़े, क्योंकि कई बार बहुत सारी स्टूडेंट का ऐसा होता है घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है और वो करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप उसके लिए भी थोड़ा सा गाइड करें। बिल्कुल सही कहा दिवाकर जी ने। सबसे बड़ी चीज़ जो ज़रूरी होता है वो आत्मविश्वास। पहले तो आप ये बनाइए कि बिना कोचिंग के भी हम निकाल सकते हैं। अगर हम निकाल सकते हैं तो आप भी निकाल सकते हैं। जैसे आपके चैनल पर कई सारे JRF वाले लड़कों का इंटरव्यू पड़ा हुआ है और उसमें से हमें नहीं लगता है कोई एक आध स्टूडेंट ऐसा होगा जो कोचिंग किया होगा। तो कोचिंग कोई नेसेसरी नहीं है। और अब बात करें अगर प्लान की तो इसमें भी हम 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स को डिवाइड कर सकते हैं। एक फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं और एक जो सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम दे रहे होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेशर्स स्टूडेंट के लिए। फ्रेशर्स स्टूडेंट के लिए अगर हम बात करें तो उनको सबसे पहले हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास पढ़ना है। हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने वो भी दृष्टि से आप कर सकते हैं। अच्छा, एक ही बुक करें, प्रेफरेंस में एक ही बुक दें। जरूरी नहीं कि आप 2-3 बुक उठा करके पढ़ें। एक बुक हिंदी साहित्य का इतिहास दृष्टि ही काफ़ी है, आप उससे पढ़ लें। उसके बाद जो आपका यूनिट है उन सारे यूनिट्स को आप एक बार कवर कर लें। अब उसमें से कुछ यूनिट्स हैं जिनको आप पढ़ लें, जैसे कहानी हो गई, निबंध हो गया, नाटक हो गया, कविता हो गया। इतने यूनिट हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं बुक से, जिन जिन के रचनाएँ लगी हुई। और जैसे अन्नगद विधा हो गया तो इसको आप सारे पुस्तक को तो नहीं पढ़ सकते। तो इसमें आप कर क्या सकते हैं, एक चैनल है भासमी एकेडमी, उस पर अगर आप जाएंगे तो उसके प्लेलिस्ट में अगर जाएंगे तो उन्होंने जैसे संस्कृति के 4 अध्याय, आवारा मसीहा, इन सब का वीडियो बना रखा है। उन वीडियोज़ को अच्छे से आप देख सकते हैं और वहाँ से एनालाइज कर सकते हैं और उतना काफ़ी होगा। अच्छा, इसके बाद अगर हम फर्स्ट फ्रेशर्स स्टूडेंट के लिए और थोड़ी सी अगर बात करें तो हिंदी साहित्य का इतिहास कैसे पढ़ें। हिंदी साहित्य के इतिहास अगर पढ़ रहे हैं तो जैसे आपने कहानी सेक्शन उठाया तो कहानी सेक्शन के साथ ही कहानी का इतिहास पढ़ लीजिए। कविता का सेक्शन उठाया तो कविता के साथ ही कविता का इतिहास पढ़ लीजिए। और इसके बाद ये आपका जब पूरा यूनिट ख़त्म हो जाए और आपके पास समय रहे तो आप यूथ पब्लिकेशन की एक पुस्तक आती है जिसमें 10,000 क्वेश्चंस का संकलन होता है। अदर जगह पर वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कई सारे असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो उन क्वेश्चंस को उठा करके आप जितना ज़्यादा सॉल्व कर लेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा। और इसमें अगर सेकंड फेज वाले स्टूडेंट की अगर बात करें जो 2 बार दे चुके हैं, 3 बार दे चुके हैं, जिनका नहीं हो रहा है, तो सबसे पहली बात मैंने पहले ही बोल दिया है कि हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। आप मेहनत करें, प्रयास करें, निरंतरता अगर आपके अंदर बनी है तो आपका डेफिनेटली होगा। अगर बात करें कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, स्मार्ट स्ट्रेटजी, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा पुस्तकों को अब लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ पुस्तकें हैं जिनके नाम मैं आपको बताऊंगा। पहली चीज़ लेकर के बैठनी है दृष्टि पब्लिकेशन की, दूसरी प्रभात पब्लिकेशन की जो 4-5 खंड में आती है, अलग अलग वो यूनिट्स में होती है। जैसे कविता सेक्शन की अलग होती है, कहानी सेक्शन की अलग होती है और उपन्यास सेक्शन की अलग होती है। फिर एक अगर बात करें हम कि सारे पुस्तकों में से कुछ पुस्तकों को आपको भी पढ़ना है। अब वो पुस्तकें कौन सी हैं मैं आपको बताऊँ। जैसे निबंध हो गया, नाटक हो गया, कहानी हो गया, कविता हो गया, इतने पुस्तकों को आप यहाँ पर पढ़ लें। अभी इसको पढ़ने के बाद आप करें क्या, छोटे छोटे नोट्स बना लें। छोटे छोटे नोट्स, जैसे आपने मान लिया निबंध पढ़ा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का आपने नाखून क्यों बढ़ते हैं आपने पढ़ लिया। अब नाखून क्यों बढ़ते हैं जब आप पढ़ रहे हैं तो उसमें गौड़ देश की चर्चा आ रही है। जब आप छोटा स्टिकी नोट्स बनाए तो उसमें गौड़ देश लिख लें। कितने वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले किससे बात कर रहे हैं, अपनी छोटी लड़की से बात कर रहे हैं, उनकी छोटी लड़की एक प्रश्न पूछ रही है तो उसमें छोटी लड़की का जिक्र कर लें। ऐसे सारे मतलब
उसका फैक्चुअल नोट्स बना लें, जो कि आपके अंतिम समय में बहुत काम आने वाला है। जब आप एग्ज़ाम देने के ले जाएंगे और उसके 10 दिन 15 दिन पहले जो स्मार्ट स्टडी होगी या रिवीजन होगा, उसमें बहुत काम आने वाला है। और एक यूनिट उसमें आता है भाषा विज्ञान, पाश्चात्य काव्यशास्त्र, भारतीय काव्यशास्त्र। तो इसके लिए अगर मैं कहूँगा कि पाश्चात्य काव्यशास्त्र और भारतीय काव्यशास्त्र के लिए दृष्टि ही काफ़ी है, और भाषा विज्ञान की अगर बात करें तो इसके लिए भी दृष्टि की पुस्तक ही काफ़ी है। और इसको आप ऐसा करिए कि जब आप कहानी का सेक्शन पढ़ रहे हैं, कविता का सेक्शन पढ़ रहे हैं, निबंध का सेक्शन पढ़ रहे हैं, तो इसी के साथ एक एक घंटे का टाइम बनाइए कि मतलब पहले मैं 10 दिनों में भाषा विज्ञान ख़त्म करूँगा, फिर अगले 5 दिनों या 10 दिनों में मैं पाश्चात्य काव्यशास्त्र ख़त्म करूँगा, अगले 10 दिनों में मैं भारतीय काव्यशास्त्र ख़त्म करूँगा। अब आपने जैसे बना लिया तो आपके पास फिर नेक्स्ट लगभग 20 दिन या 25 दिन या 1 महीने बच गए। तो आप क्या करिए, फिर उसी चीज़ को रिवीजन में लाइए। और आपके पास ये नहीं होगा कि बहुत सारे अब कंटेंट हो गए तो अब भूलने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि आपने छोटा छोटा करके सारी तैयारी कर ली। अगर पुस्तक की बात करें तो केवल इतनी ही पुस्तकों को आपको लेकर चलना है। हिंदी साहित्य का इतिहास अब आपको जो सेकंड फेज वाले हैं उनको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उनको क्या करना है, जो यूथ पब्लिकेशन की 10,000 की प्रश्नों की संग्रह की एक पुस्तक आती है, उसी को मैक्सिमम टाइम लगाने की कोशिश करें। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट आपने भी सोशल मीडिया से देखा है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पढ़ा है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो क्या उनके भी हमें नोट्स बनाना ज़रूरी है या केवल वहाँ से देख लिया दिमाग में बस बात कम हो जाएगा? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। वहाँ से नोट्स बनाना ज़रूरी है। एक्चुअली में होता क्या है कि आप जैसे KVS मैदान पढ़ रहे हैं फर्स्ट पेपर का, आपने कुमार भरत सर की वीडियोज़ देखी, या फिर हमने क्या किया था, जो मैंने स्ट्रेटजी अपनी बनाई थी, मैंने टॉपिक वाइज स्ट्रेटजी बनाई थी। जैसे मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड का ले लिया, तो एक एग्जामपुर पे एक मैडम पढ़ाती हैं, पूजा मैम की कुछ ऐसे उनका नाम है, मतलब एग्जैक्ट याद नहीं है। आप अगर डालेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड मैराथन क्लास तो आपको मैडम मिल जाएंगी, 4 घंटे का उनका मैराथन क्लास है। तो वहाँ पर जब आप जाएंगे तो देखेंगे तो कुछ कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे मिलेंगे जो आपको, आप जब प्रीवियस से पेपर उठा करके देखें तो डायरेक्टली आपको मिल जाएंगे। तो आप क्या करिए कि वहाँ से जैसे मैंने देखा कि मैडम पढ़ा रही हैं, तो मैडम से कुछ क्वेश्चंस मैंने वहाँ पर नोट कर लिए। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, KVS मैदान उठाया, फिर टीचिंग एप्टीट्यूड KVS मैदान से भी पढ़ना शुरू किया। तो जब दोनों से मैंने पढ़ा तो दोनों को मिला करके एक स्टिकी नोट्स, छोटे छोटे नोट्स मैंने बना लिए, और दोनों को मिला के अगर आप बनाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। अब जैसे NEP के पर क्वेश्चन हर साल बनते हैं, स्वयं पर हर साल क्वेश्चन बनते हैं। तो आप क्या करिए, NEP को पुस्तक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप उठा करके डालिए NEP 2020 या 2020 NEP, तो आप इतना डालेंगे तो यूट्यूब पे कई सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो किसी एक का लेक्चर आप अटेंड कर लीजिए और वो नोट्स बना लीजिए, उसी को बार बार रिवीजन करिए, आपके क्वेश्चन एकदम तैयार होंगे। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।